हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मास्टर जी बिजनेस स्टडी में आपका स्वागत है। ये आपका जो आज वीडियो है ये स्वतंत्रता की पूर्व संज्ञा पर भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका हमने जो पहला पार्ट है चैनल पे डाल रखा है, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट इसका देख लोगे। ये बेटा सेकंड पार्ट है। चलिए, इसमें हमने कुछ पॉइंट ना लिख लिए हैं। आपका जब एग्जाम होएगा वो इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट फर्स्ट है कि ब्रिटिश उपनिवेशक, ठीक है, काल से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सोने की चिड़िया की। भारत को पहले क्या बोला जाता था बेटा? सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी, जो लगातार आर्थिक शोषण के कारण पिछड़ती चली गई। ठीक, पहला आपका पॉइंट है कि भाई जो हमारे ब्रिटेन से ब्रिटिश शासक आए थे, ठीक है, जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के आने से जो पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी बेटा? सोने की चिड़िया के समान था। हमारा भारत ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत मात्रा में कच्चा माल मिलता था और बहुत अच्छे, ठीक है ना, हस्तशिल्पकार थे, कारीगर थे, बुनकर थे, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, इसलिए सोने की चिड़िया। ये तो हो गया। अच्छा, इसके आने के बाद से क्या, जब ब्रिटिश आ गए, अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने क्या करा? आर्थिक शोषण, ठीक है ना, भारत का क्या करना शुरू कर दिया बेटा? आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पीछे चली गई, यानी कि पिछड़ती चली गई। तो अब यहाँ पे सवाल बनता है हमारा यहीं से कि ये तो समझ में आ गया वो आए, ये समझ में आ गया कि जो अंग्रेज आए थे भारत, वो व्यापार करने ही आए थे, लेकिन आए क्यों थे? ठीक है ना, क्यों आए थे भाई भारत में? व्यापार करने तो और भी कहीं जा सकते थे, भारत में ही क्यों आए? तो इसके पीछे बेटा थोड़ा सा आपको इतिहास जानना ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा आप इतिहास जान लोगे आपके लिए बेटर होएगा। चलिए, तो बेटा मान के चलिए यहाँ पे क्या है? ब्रिटेन है, ये भी कौन है? ब्रिटेन, और ये भारत है। ठीक है, ब्रिटेन में 18वीं सदी के मध्य, ठीक है बेटा, 18वीं सदी के मध्य औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है ना, ब्रिटेन में क्या हुआ था? 18वीं सदी के मध्य औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण, ठीक है, क्या हुआ? नए नए उद्योग स्थापित हो गए। नए उद्योग इतना आ गया। और क्या हुआ? ये मशीनीकरण हो गया, ठीक है ना, आधुनिकीकरण कह लीजिए आप या मशीनीकरण। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, भाई जो हुआ था क्या कि नए उद्योग 18वीं सदी के मध्य, ठीक है ना, 18वीं सदी के मध्य ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके कारण नए नए उद्योग स्थापित किए गए। और क्या हुआ जी? भारत जो ब्रिटेन है उसमें उद्योगों के अंदर मशीनीकरण करना हमने शुरू कर दिया, नई नई हम मशीनें लगाए। ठीक है, अब जो मशीनें थी बेटा, अब एक चीज बताओ भाई, मशीन तो आप लिया है, अब मशीन से आप क्या करोगे भाई? मशीन से होगा उत्पादन। भाई कोई भी उद्योग क्रांति आपने करी, उद्योग लगाए हैं, और उद्योग लगाने के बाद आप मशीनें लाए हो, तो मशीनों से आप क्या करोगे? उत्पादन करोगे। ठीक है ना, तो मशीनों से हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। ठीक है, और उत्पादन के लिए ब्रिटेन को, ठीक है, उत्पादन के लिए ब्रिटेन को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? कच्चे माल की। किसकी जरूरत पड़ी? कच्चे माल की। किस लिए? कि जिससे वो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित कर सके मशीनों के द्वारा। ठीक है, तो कच्चे माल की जरूरत पड़ी,
और कच्चे माल की जरूरत को पूरा कौन करता है? भारत। ठीक है, क्यों? क्योंकि 18वीं सदी के मध्य, ठीक है ना, 18वीं सदी के मध्य जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था और नए उद्योग की स्थापना हुई थी, ठीक है, नई नई मशीनें लगाई थी, उसमें जो कच्चा माल चाहिए था वो चाहिए था इन्हें सबसे ज्यादा कपास। ठीक है, क्या चाहिए था बेटा? कपास चाहिए था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में कपड़ा ज्यादा बनता था। ठीक है, उन्होंने जो मशीनें लगाई थी, लगाई बहुत चीजों की थी, ज्यादातर कपड़े की लगाई थी। और कपास की खेती कहाँ की जाती है? भारत में। क्या ब्रिटेन में नहीं होती? वहां का क्षेत्रफल ही छोटा है, भारत के मुकाबले वहां का क्षेत्रफल क्या है बेटा? छोटा है ना, तो वहां खेती भी आप समझ ही गए, ठीक है, कमी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि भारत में क्या था? कपास था। तो एक तो वजह ये हुई कि ब्रिटेन जो है वो भारत क्यों आया? क्योंकि उसने अपनी 18वीं सदी के मध्य में नए उद्योग स्थापित किए, मशीनीकरण किया, और मशीनों के लिए, ठीक है, और मशीनों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, और कच्चे माल कहाँ मिल रहा था? भारत में मिल रहा था। ठीक है जी। और अब दूसरा पॉइंट, भाई एक चीज बताइए, कच्चा माल की तो जरूरत चलो पूरी हो गई, अब सेकंड पॉइंट क्या था? उन्होंने निर्मित माल भी तो बेचना था। निर्मित माल के लिए विक्रय स्थान। तो ब्रिटेन को दो चीज थी, पहला कच्चा माल, कपास, और भी चीजें थी जो भारत से, इसलिए भारत आया। दूसरा निर्यात माल के लिए, जो सॉरी निर्मित माल के लिए, जो माल निर्मित हो गया था उसके निर्यात के लिए, ठीक है ना, जो माल निर्मित हो गया था उसके निर्यात के लिए, उसके विक्रय के लिए क्या चाहिए था? एक स्थान चाहिए था। तो इन दो वजह से, पहली वजह कच्चा माल, और बेटा दूसरी जो वजह थी वो थी बिक्री के लिए, यानी कि विक्रय के लिए स्थान। ठीक है, तो इन दो वजह से ब्रिटेन ने किसे चुना? भारत को चुना। क्यों? क्योंकि भारत में खेती होती थी, कपास होती थी, कच्चे माल की पूरी भरपूर मात्रा थी, भंडार थे। दूसरा विक्रय के लिए क्यों चुना? क्योंकि बेटा भारत जनसंख्या के अनुसार एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, ये बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा देश है। तो अगर लोग ज्यादा होंगे, कहीं की अगर जनसंख्या किसी स्थान की ज्यादा होगी, तो वहां पे हमारे जो है बायर भी क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे, खरीदार भी हमारे ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रिटेन ने क्या? भारत को चुना। आगे समझ में कि ब्रिटेन जो था वो भारत में क्यों आया था? वो इस वजह से आया था व्यापार करने कि उसे कच्चा माल मिल सके, और दूसरा वजह क्या थी कि कच्चे माल के बाद जो अपने यहाँ ब्रिटेन में निर्मित माल करे उसके विक्रय स्थान के लिए उसने भारत को चुना। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है बेटा, आया क्यों था? ये तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट है कि भारत में मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यात तथा निर्मित माल का आयात किया जाने लगा, जिसका भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है ना? तो क्या है कि भारत में कच्चे माल का भी हमने समझ लिया कि कच्चा माल क्या ब्रिटेन में आया, ब्रिटिश शासन आया और कच्चा माल क्या भारत से लेने लगा। ठीक है, तो भारत में जब लेने लगा तो होने लगा बेटा क्या? निर्यात, यानी कि भारत में मुख्य रूप से कच्चे माल का क्या होने लगा? निर्यात होने लगा। और जब ब्रिटिश शासन के टाइम ब्रिटेन अपने यहाँ पक्का माल बना रहा था, यानी कि निर्मित माल बना रहा था, उसका क्या करने लगा? भारत में आयात करने लगा। ठीक है, और जिसके कारण भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अच्छा, आयात करने लगा, भारत ने खरीदा क्यों? थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत ने भाई खरीदा ही क्यों था। तो एक चीज बताइए, आपने देखा ना चाइना का माल टिकाऊ नहीं होता, ठीक है, उसकी गुणवत्ता जीरो, गुण नहीं होते उसमें, टिकाऊ नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है? चमक ज्यादा होती है, थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो लोग उसे खरीदते हैं।
गुणवत्ता नहीं होती। भारत में जो माल भारतीय निर्मित कर रहे थे बेटा, उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो ब्रिटेन में मशीनों द्वारा माल निर्मित हो रहा था उसकी गुणवत्ता तो कम थी, लेकिन वो सस्ता था और देखने में लोगों को ज्यादा प्रभावशाली लगता था, चमक ज्यादा थी, दिखावटीपन उसमें ज्यादा था। इसलिए उस समय लोगों ने भारतीय जो उद्योग थे उनका निर्मित माल नहीं लिया। उस कारण से क्या हुआ कि उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। ब्रिटिश शासन से पहले, तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी। ठीक है बेटा, यानी कि आजाद थी, स्वतंत्र थी। कौन अर्थव्यवस्था, इसे समझिए, इसे रख कर दे रहे हैं। देखिए, आपको पता है आज भी वैसे कि भारत एक कृषि प्रधान, ठीक है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इतना तो पता ही है, सुन रखा है आपने। ठीक है, उस टाइम पे जो भारत कृषि करता था उसका 85%, ठीक है ना, 85% अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी बेटा, कृषि पर ही निर्भर थी। ठीक है, अब आप सोचे बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है कि किसी भी देश की 85% यानी 85% अर्थव्यवस्था, 85% अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि पर ही निर्भर है, तो वो देश कृषि प्रधान है। 85% तो कृषि पर निर्भर थी, और जो बची हुई थी ना, जो बची हुई थी यानी कि 15%, वो जो बची हुई थी वो 15% बेटा वो कृषि से ही अप्रत्यक्ष रूप से थी। कैसे, वो हस्त शिल्प थी, %15 याद है बच्चे, हस्तशिल्प उद्योग थे, मूर्तिकार थे, ठीक है ना, शिल्पकार थे, बुनकर थे, ठीक, वो 15% थे। अब होता क्या है, उन्होंने बुनकरों का विनाश करा, कहां करा जी, ये रहा। जब हमारे कच्चे माल का निर्यात हो रहा है और हम निर्मित माल का क्या कर रहे हैं बेटा, आयात कर रहे हैं, ठीक है, हम कच्चे माल को दिए जा रहे हैं दूसरे देश को और उसका निर्मित माल खरीद रहे हैं, तो हमारा जो भारतीय उद्योग थे वो क्या हो गए थे बेटा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, यानी कि विनाश की स्थिति में पहुंच गए थे। ठीक है, 15%। अब ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से 85% बेटा प्रत्यक्ष व तो बेटा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 85% आबादी, ठीक है, किस पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी, और जो 15% आबादी बची थी वो किस पर निर्भर थी बेटा, हस्तशिल्प उद्योगों पर निर्भर थी, मूर्तिकार भी थे उसमें, कुछ बुनकर थे। हस्तशिल्प का मतलब समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा हो रहा हो कंफ्यूजन, जो हाथों से, ठीक है ना, जो हाथों से कार्य करते हैं उन्हें हस्तशिल्प कहते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार है, पत्थर की मूर्ति बना रहा है, ठीक है, कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार है, ठीक है, घड़े मटके बना रहा है, उन्हें हस्तशिल्प उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। तो बेटा इसका क्या हो गया था, हस्तशिल्प उद्योग, आप यहीं पे समझ गए कि क्या करा, विनाश कर दिया था। किसने कर दिया था बेटा, ब्रिटिश शासन ने, जो भारत में आया था। उसके आने से पहले अर्थव्यवस्था कैसे थी बेटा, स्वतंत्र थी। क्यों थी, क्योंकि हमारा देश था, हम अपने देश के अंदर कृषि कर रहे थे, कुछ हस्तशिल्प थे, बाहर से हमें कोई मतलब था नहीं। तो हमारा देश में जितने भी, अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, हमारे देश में जितने उत्पाद जो भी बनते थे उनकी गुणवत्ता इतनी ज्यादा होती थी, वो विदेशों में भी जाते थे, ठीक है, उस टाइम बाहर जाते थे। क्यों, लोगों को विश्वास था, हाँ भाई
भारत की चीजें हैं, भारत के हस्तशिल्प उद्योगों से बनाई चीजें हैं, इनकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा होती है, ऐसा लोगों को विश्वास था। हमारे देश की एक ख्याति थी, गुडविल बनी हुई थी, तो लोग खरीदते भी थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश शासक आया तो उन्होंने क्या कर दिया, ये उद्योगों का विनाश करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेटा पढ़ेंगे कि कृषि जो 15% समझ में आ गया। 85% जो अर्थव्यवस्था, जो 85% आबादी कृषि पर निर्भर थी, उसका विनाश कैसे हुआ वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखना कि जो ब्रिटेन से अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करा था, उनका उद्देश्य भारत को लाभ पहुंचाना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि भारत से लाभ प्राप्त करना, ठीक है ना, कि भारत से लाभ प्राप्त किया जाए और अमीर बना जाए, ब्रिटेन को विकास किया जाए, ठीक है ना। उनका उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था, और वो भारत में रह रहे थे, भारत में व्यापार कर रहे थे, विकास ब्रिटेन का, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती जाती, खराब होती जाती। इसलिए उन्होंने हमारा क्या करना, भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था और हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी बेटा, पिछड़ गई थी, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। और हमें कृषि के बारे में समझना था, कृषि समझ लीजिए। तो देखो बेटा, ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासन था, ठीक है, वो एक प्रणाली लाया, कौन सी, भूमि जो ब्रिटिश शासन था, वो क्या लाया बेटा, एक प्रणाली लाया, कौन सी, भूमि बंदोबस्त। अब इस भूमि बंदोबस्त के तहत भी, ठीक है ना, उन्होंने 3 प्रणालियां लागू करी, उन्होंने 3 प्रणालियां लागू करी। एक रेतवाड़ी, ठीक है, दूसरी महालवाड़ी, और तीसरी बेटा जमींदारी, ठीक है ना। तो इन्होंने 3 प्रणालियां क्या कर दी थी बेटा, लागू कर दी थी। अच्छा, ये जो जमींदारी है, इसका जो दूसरा नाम है, काफी बार पूछ ले जाता है आपके बहुविकल्प वाले प्रश्नों में, कि जो जमींदारी प्रणाली है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो बेटा स्थायी बंदोबस्त है। यहां से याद रखना, भूमि बंदोबस्त, ठीक है, और जमींदारी का दूसरा नाम क्या बेटा, स्थायी बंदोबस्त है। अब ये 3 प्रणालियां लाया था और इसने जो कृषि थे, जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, जो किसान थे, उनकी कमर तोड़ दी। रेतवाड़ी में क्या करा, रेतवाड़ी में क्या था कि 50 से 60%, ठीक है ना, रेतवाड़ी में क्या करा था कि 50 से 60% लगान वसूल करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, लगान वसूल करना शुरू कर दिया था, और सीधा सरकार को यह अधिकार था कि वह किसानों से लगान वसूल कर सके, ठीक है। महालवाड़ी में कोई एक गांव होता था, ठीक है, कोई एक गांव है, उसे ही एक महल के रूप में समझ लिया, ठीक, और उसका जो प्रधान होता था उसे एक आदेश दे दिया कि तू अब अपने गांव में जितने भी किसान है तेरे ग्राम में, उन सबसे क्या करेगा बेटा, लगान वसूल करके किसे देगा, ब्रिटिश शासन को देगा, ठीक है। और जो जमींदारी थी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा डीपली समझ लेंगे। जो जमींदारी थी ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है। तो जमींदारी में हुआ क्या था, इन्होंने भूमि खंडों के जमींदार बना दिए, ठीक है, किसानों की भूमि के
भूमि खंड की है और उनके क्या बना दिए बेटा, जमींदार बना दिए। और उन जमींदारों को जिम्मेदारी दे दी कि भाई जमींदार अब तो ब्रिटिश शासन को लगान वसूल करेगा, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन के लिए लगान वसूल करेगा। किससे बेटा, किसानों से। ठीक, यह भी खोल का आएगा, आपको डीपली पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना। पर हुआ यही था और जमींदारी प्रथा ये बहुत ज्यादा क्रूर बनती गई, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा शोषण होने लगा, बहुत ही हुआ इनमें भी, इसमें भी, इसमें ये समय आगे चलता गया और यह और ज्यादा शोषण करने लगी। ठीक, चलिए अब देखिए, इसका नाम भी हमने पढ़ लिया ना जमींदारी का, क्या था बेटा, स्थायी बंदोबस्त। ये भी काफी बार आ जाता है, याद रखना, एग्जाम में आ जाता है कि जमींदारी जो प्रणाली थी या प्रथा थी उसका दूसरा नाम क्या था, तो वो था बेटा स्थायी बंदोबस्त। अब जमींदारी को थोड़ा सा ज्यादा समझना है क्योंकि पेपर जो आपका आएगा उसके रूप से, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बार बार। देखिए, जो ब्रिटिश शासन था उसने क्या काम करा, उसने जमींदार बनाया, ठीक है, उसने क्या बनाया बेटा, जमींदार बनाया, ठीक है। और कि जमींदारों को एक कार्य दिया, जमींदारों को एक कार्य दे दिया, क्या का किसानों से लगान वसूल करना, ठीक है, जमींदारों को एक कार्य भी दे दिया। ठीक, क्या कार्य किया बेटा, ब्रिटिश शासन ने कार्य दिया कि भाई जमींदार अब तुम किसानों से क्या करोगे, लगान वसूल करोगे, ठीक है जी। चलिए, और जो किसान बेचारे पहले अपनी भूमि के मालिक थे उनसे तो जमीन छीन के किसे दे दी, जमींदारों को, ठीक है। पहले वो क्या थे, किसी पर थोड़ी जमीन थी, किसी पर थोड़ी बहुत ज्यादा जमीन थी, लेकिन अपनी भूमि के वो मालिक थे। अब वो जमीन किसे दे दी, जमींदारों को छीनकर, और उन्हें एक कार्य सौंप दिया कि भाई किसानों से लगान वसूल करेगा, ठीक है। अब आते हैं बात किसानों की। और बेटा किसानों से जो लगान वसूल कर रहा है, जो कर वसूल हो रहा है, वो कौन कर रहा है, जमींदार, ठीक है। किसानों से जमींदार ने कर वसूल करा और ब्रिटिश शासन को दिया, या ब्रिटिश शासन ने जमींदारों से कर वसूल कर लिया। अब यहाँ पर शोषण कहाँ हुआ जी, देखिए, पहले तो उनकी जमीन छीन ली, ठीक है ना, तो वो जो बेचारे पहले मालिक थे अब अपनी जमीन में कौन बन गए, किराएदार। भाई पहले तो वो कौन थे बेटा, मालिक थे ना अपनी जमीन के, ठीक है, छोटे थे, वो कहते छोटे मालिक थे भले, लेकिन मालिक थे। लेकिन अब वो क्या बन गए बेटा, किराएदार बन गए, और जमीन किन की हो गई, जमींदारों की, और वो लगान भी दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जमींदारों पर, यानी कि ब्रिटिश शासन ने जमींदारों पर एक शर्त लगा दी, क्या, कि जब तक तू हमें इतना लगान वसूल करके देता रहेगा, जब तक तू जमींदार है, नहीं तो हम तेरे से जमींदारी छीनकर किसी अन्य व्यक्ति को जमींदारी दे देंगे, ठीक है ना। ये शर्त लगा दी, क्या, कि जब तक लगान, ठीक है ना, लगान की एक सीमा बना दी शर्त में कि तू लगान वसूल करके हमें देता रहेगा इतना, ठीक, जब तक तू जमींदार है। अगर लगान में कमी आई या लगान वसूल नहीं कर पाया तो हम तेरे से जमींदारी छीनकर किसी अन्य व्यक्ति को जमींदार बना देंगे। अब क्या हुआ जी, अब जमींदार के अंदर एक डर पैदा हो गया ना कि मेरी जमींदारी नहीं छीन जाएगी, कुछ भी हो जाए। तो अब जमींदार किसानों का शोषण करने लगे, ठीक है ना। तो जमींदार क्या करने लगे बेटा, किसानों का शोषण करने लगे, और किसान बेचारा एक किराएदार और एक मजदूर बनकर रह गया अपनी ही भूमि का, जो कभी पहले मालिक हुआ करता था, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताइए, जब इतना हो गया तो क्या वो किसानी करने में उसका मन लगेगा, किसानी कार्यों में मन लगेगा क्या, नहीं लगने का, ठीक है जी। तो किसानी कार्यों में उसका मन
नहीं लगने का, तो यहाँ पे क्या हुआ 85% जो आबादी कृषि पर निर्भर थी उसका भी विनाश हो गया। तो दोनों विनाश समझ में आ गए ना, 85% आबादी जो कृषि पर निर्भर थी उसका विनाश, इनकी क्या हुआ भूमि बंदोबस्त प्रणाली के द्वारा हुआ, और जो 15% आबादी भारतीय उद्योगों पर हस्तशिल्पों पर निर्भर थी उसका विनाश क्या हुआ कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात करने के कारण हुआ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एक आपके चैप्टर में पॉइंट आ जाता है कि ब्रिटिश शासन ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास नहीं किया। ना तो उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया, ठीक है, गणना करी, और ना ही कभी भी प्रति व्यक्ति आय का कि बढ़ रही है घट रही है या कितनी है। देखिए ये दोनों काम, नेशनल इनकम एंड पर पर्सन इनकम, ठीक है ना, उसका जो कैलकुलेशन कोई भी करेगा किसी भी देश में, तो वो कब होएगा, सरकार कब करेगी, जब उस देश का विकास करना चाह रही होगी। अब जो ब्रिटिश शासन आए थे वो भारत का विकास नहीं करना चाह रहे थे, वो भारत में व्यापार करना आए थे और भारत से लाभ कमाकर अपने ब्रिटेन का विकास करना चाह रहे थे। तो वो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते ही क्यों, ठीक है ना। तो ये आपके देखो चारों पॉइंट थे, आपके चारों पॉइंट बेटा क्लियर हो चुके हैं। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब आपका एक ये है, इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो शायद पहले। चलिए बेटा एक आपकी टॉपिक है बस, वो है बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। ये क्या थी इसे समझ लीजिए, वैसे ज्यादा तो इसमें कुछ भी नहीं है, कई बार क्या लगभग आता ही आता है पेपर में, ठीक है ना। बेटा तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ये क्या चीज थी, इसे हम समझेंगे। देखिए अगर हम इसकी हानियों की बात करें ना, तो इसमें हानियां ही हुई, लाभ तो इसमें कुछ हुआ नहीं। 20वीं सदी में थोड़ा सा ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि 20वीं सदी में हमारा लोहे का, इस्पात का और थोड़ा सा सीमेंट के उद्योग लगाए गए थे, थोड़ा ये लाभ हुआ था, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा खास लाभ नहीं हुआ। हानि हुई, हानि होती ही क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत का विकास करना था नहीं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना था और ब्रिटेन का विकास करना था। तो भारत का तो वो आर्थिक शोषण ही करते, चाहे कोई सी भी ज्यादातर प्रणालियां ले आते, सारी प्रणालियों में कहीं ना कहीं ब्रिटेन का लाभ छुपा था और भारत का आर्थिक शोषण। तो इसकी जब हानियों की बात करी जाती है तो बेटा पहला जो पॉइंट है वो है आर्थिक नुकसान, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, आर्थिक नुकसान होने लगा था। कैसे, देखिए जब ये एक्ट आया यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी आया, ठीक है ना, तो इसमें क्या होने लगा कि जो हमारे देश के उत्पादन था वो गिरने लगा और ब्रिटेन के जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा। तो हमें क्या होने लगा बेटा, आर्थिक नुकसान होने लगा, ठीक है ना। कितना आर्थिक नुकसान हुआ, फर्स्ट तो भारतीय उद्योगों को क्या होने लगा था बेटा, आर्थिक नुकसान होने लगा। अभी हम पढ़ चुके हैं, वही चीजें इसमें है, ठीक। दूसरा क्या था बेटा, इसमें किसानों का शोषण हुआ, ठीक, क्योंकि जब ये आए थे ना
बंगाल प्रेसिडेंसी आई थी, तो इसमें जमींदारी प्रथा थी, भूमि बंदोबस्त था, और भूमि बंदोबस्त के कारण किसानों का क्या होने लगा, शोषण। ठीक है, किसानों का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। अच्छा, एक चीज है ना, किसानों का ये शोषण हो रहा था, ये सब हो रहा था। हम अभी पढ़ चुके कि भारत में कपास होता था, ये भी पढ़ चुके हम कि जो बंगाल था, सॉरी, जो आपका ब्रिटेन था, वो क्यों आया था, भारत में से कच्चा माल क्या लेने और अपना निर्मित माल बेचने। ठीक है, तो ये चाल जो है ना कहीं कौन समझ गए थे, गांधी जी समझ गए थे। ठीक है बेटा, तो ये जो चाल थी ये कौन समझ गए थे बेटा, गांधी जी समझ गए थे। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब गांधी जी ने क्या काम करा था, ये देखिए, गांधी जी ने, आपको पता है गांधी जी ने एक काम करा, क्या, कि चरखा चलाओ। नाम सुना है ना, कि चरखा चलाओ, चरखा चलाने से आजादी आई। तो हुआ क्या था कि ये चाल समझ गए गांधी जी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कपास ले जा रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, वो निर्मित कपड़े को क्या कर रहे हैं, भारत में बेच रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो अगर ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ना है तो उस कपास का, जो भी कपास है, उसका चरखा चलाकर सूत वूत हम बना लिया करेंगे, और उसी सूत से कपड़ा बनेगा, और उस कपड़े को भारतीय ही खरीदेंगे। ठीक है, तो भारत का कच्चा माल भारत में ही उपयोग होने लगा निर्मित माल बनाने के लिए। तो इससे ब्रिटेन को क्या हो जाएगा, कच्चा माल मिलने का नहीं है, तो उन्हें आर्थिक चोट पहुंचेगी। ठीक है ना, जिस उद्देश्य को लेकर वह भारत में शासन करने आए थे, भारत में व्यापार करने आए थे और शासन किया, ठीक है ना, वो उद्देश्य ही उनका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी का ये विचार था। अब टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा आर्थिक नुकसान में क्या होगा, पहला भारतीय उद्योग हो गया, दूसरा किसानों का शोषण हो गया, और जो तीसरा पॉइंट है आपका वो समझिए, जो भारत में संसाधन थे, प्राकृतिक रूप से संसाधन थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या काम करा, उनका दोहन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन ने जो भारत में संसाधन थे, उन संसाधनों का क्या करना शुरू कर दिया बेटा, दोहन करना शुरू कर दिया। कैसे, जैसे कि मान के चलिए उन्होंने सबसे ज्यादा भूमि के लिए जंगलों की कटाई करी। ठीक है, अब उनका क्या था सुनिए, पहला भूमि मिल जाएगी, ठीक है, जंगलों की कटाई करेंगे, संसाधन था जंगल, ठीक है, उन जंगलों की कटाई करी तो उसके लिए क्या हुआ, भूमि मिल गई, और जो जंगलों की कटाई से लकड़ियां मिली उनका उपयोग उन्होंने अपने उद्योगों में करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उनका उपयोग उन्होंने क्या करा, अपने उद्योगों में करना शुरू कर दिया। और क्या करा था इन्होंने, खनिजों का निकासी, ठीक है ना, खनिजों की इतनी ज्यादा निकासी करी थी, तो खनिज की बेटा इतनी ज्यादा इन्होंने निकासी करी थी कि बस हमारा भला हो जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाभ कमाना है। तो उस लाभ को कमाने के लिए इन्होंने क्या काम करा, खनिजों की निकासी करी, और देखो जंगलों की कटाई करी, खनिजों की निकासी करी, तो इन्होंने एक चीज पता है क्या करा, पर्यावरण को ऑटोमेटिक नुकसान पहुंचा दिया। पर्यावरण को क्या कर दिया बेटा, नुकसान पहुंचाया। ठीक है ना, पर्यावरण को क्या करा, नुकसान पहुंचा दिया। तो जो ब्रिटिश शासन आया था उसने बस यही करा था, पहला आपको हमने बताया कि सोने की चिड़िया कहा जाता था कभी हमारा भारत, ठीक है, अब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले उन्होंने क्या कि भारत में कृषि जो जिस पर 85% जनसंख्या निर्भर थी, किसानों का शोषण करा, उनसे भूमि छीन ली, लगान ज्यादा बढ़ाने लगे अपने लाभ कमाने के लिए, उसे खत्म कर दिया, उसे विनाश कर दिया। और दूसरा जो बेटा 15% आबादी जिस पर निर्भर थी, ठीक है ना, हस्तशिल्प उद्योग थे, बुनकर थे,
उनका शोषण कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने जो भी उनके यहाँ निर्मित माल होता था उसे भारतीय बाजारों में उतारा। उन लोगों ने बस दिखावटीपन के लिए उनका माल खरीदा। ठीक है, और आठवें नुकसान करें, एक से प्रणालियां लेके आई। तो बस आपका ये जो चैप्टर था वैसे इसमें कुछ नहीं बचा, इसका एक अगला पार्ट आएगा। ठीक है, उसमें आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड एक आपको जो बच गया होगा वो प्लस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो दोनों बता दिए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इस पार्ट 2 में कोई भी अगर आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक, चलिए।